Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Miles with SS. Hope so you all are good and preparing well for your exams. So if you are new to my channel, I kindly request you to subscribe my channel. और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए. एंड मोरोवर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. ओके इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल जो है उसके सर्च बार पे आप अगर ये टाइप करोगे तो भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, ईजिली विजिबल होगा. चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. और कौन से ईयर के? दैट इज़ 2022 के क्वेश्चंस आज हम लोग कवर करेंगे. ओके तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. Okay, myself Saloni Gupta. I have done BCom from Patna University, MCom from Nalanda Open University, and in the year December 2021, I cracked UGC NET with 98.63 percentile. I have 3 years of teaching experience online. So yes, this is the link of my Telegram channel. With the help of this link, you all can join my Telegram channel. वहाँ पे quiz आपको provide होगा of paper 1 and paper 2. कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. जो बच्चे कॉमर्स और मैनेजमेंट के हैं वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको कॉमर्स से रिलेटेड क्विज प्रैक्टिस करनी है. चलो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द फर्स्ट क्वेश्चन सेज? अ ट्रू ज़ीरो पॉइंट इज द फीचर ऑफ. इसमें बोला गया अ ट्रू ज़ीरो पॉइंट. तो हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ स्केल्स में NIOR. ओके N फॉर क्या है मेरा? I फॉर मेरा इंटरवल है, N फॉर नॉमिनल है, O फॉर ऑर्डिनल है, एंड R फॉर क्या है मेरा? दैट इज रेशियो. NIOR. सो क्वेश्चन सेज अ ट्रू ज़ीरो पॉइंट इज द फीचर ऑफ. ट्रू ज़ीरो पॉइंट किसका फीचर है? नॉमिनल का, रेशियो का, ऑर्डिनल का कि इंटरवल का? सो हमने पढ़ा है जो रेशियो होता है ये मेरा ट्रू ज़ीरो पॉइंट दिखाता है. ट्रू ज़ीरो पॉइंट इट मीन्स ज़ीरो मीन्स ज़ीरो. ये रेशियो में. ऑर्डिनल में क्या होता है? इसमें ज़ीरो होता है बट ज़ीरो का कुछ वैल्यू होता है, इसका कुछ डेफिनेट मीनिंग होता है. वेयरएस रेशियो मतलब में क्या होता है? ज़ीरो मतलब ज़ीरो. सो अ ट्रू ज़ीरो पॉइंट इज द फीचर ऑफ ऑप्शन बी, दैट इज रेशियो स्केल. ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनएथिकल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च. रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी चीज़ अनएथिकल है. अनएथिकल अगर हम बोले तो अगेंस्ट मॉरल वैल्यूज़. अगेंस्ट द मॉरल वैल्यूज़, जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो होते हैं उनको हम अनएथिक्स कहते हैं. अनएथिकल मीन्स वो करना बिल्कुल सही नहीं है. सो सीकिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ रिस्पोंडेंट्स, ऑफरिंग इंसेंटिव्स टू रिस्पोंडेंट्स, कोर्सिंग रिस्पोंडेंट्स फॉर सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, हाइडिंग द रिसर्च पर्पज फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी. सी मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ये तो किसी भी तरह का अनएथिकल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि अगर वो आपको डेटा दे रहे हैं, ओके सपोज ए जो है वो रिस्पोंडेंट है, ए आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है बट ए नहीं चाहता कि इसका नाम आए कि किसने डेटा दिया है. तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है वो रिसर्चर को मेंटेन करके रखना पड़ता है. सो मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ये एक बहुत अच्छा फीचर है एथिक्स का. सो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा. इसमें अनएथिकल पूछा क्या होगा? हाइडिंग द रिसर्च पर्पस फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स, ये अनएथिकल है. कैसे? कि हम किस पर्पस के लिए रिसर्च कर रहे हैं, अगर हम वही रिस्पोंडेंट से छुपाएंगे तो वो क्या भलाई होगा? अच्छा होगा? नहीं होगा, वो अनएथिकल होगा. सो ऑप्शन 4 तो इसमें होगा. अब देखेंगे ऑप्शन 4 कहाँ कहाँ. ऑप्शन 4 बी में है एज वेल एज सी में है. सो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपका कैंसिल हो गया. देन कोर्सिंग रेस्पोंडेंट्स फॉर सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन. रेस्पोंडेंट से ज़बरदस्ती उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालना, क्या ये एथिक्स है? एथिकल है? नहीं है एथिकल. तो ऑप्शन 3 भी होगा. तो ऑप्शन 3 का ऑप्शन 3 दोनों में है. इट मीन्स
3 और 4 दोनों में, अब 2 और 5 में देखना मेरे को। ऑफरिंग इंसेंटिव्स टू रिस्पोंडेंट्स या सीकिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ रिस्पोंडेंट्स। सो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर मेरा होगा दैट इज 2, 3 एंड 4। इंसेंटिव्स, हम रिस्पोंडेंट्स को किसी तरह के इंसेंटिव्स दे रहे हैं, उनको कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो वो अच्छा है। उनको बेनिफिट्स दे के उनसे हम डेटा निकलवा रहे हैं, तो ये क्या एथिकल है? नहीं, ये अनएथिकल है। सो ऑप्शन 2, 3 एंड 4 होगा हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 3। 2 statements are given and you have to find which statement is correct. Either both the statements are correct or statement 1 or statement 2 is correct. Okay, let's find out. Triangulation is described as that of researchers taking different perspective in answering research questions. Okay, statement 2, triangulation is expected to produce knowledge from different insights to promote quality research. सो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ट्रायंगुलेशन क्या होता है? ट्रायंगुलेशन हम जो डेटा सोर्सेस कलेक्ट करता है, ठीक है, अलग अलग मेथड्स के थ्रू, ये क्या करता है? हमारे रिसर्च को इन्हांस करने की कोशिश करता है। ओके, रिसर्च को इन्हांस करता है, रिसर्च को क्वालिटी वाला रिसर्च बनाता है, क्वालिटी वाइज अच्छा हो रिसर्च, प्रमोट करता है, अलग अलग इंसाइट्स, अलग अलग सोर्सेज से डेटा लेकर के आता है, produce knowledge from different insights to promote quality research, as well as that of researchers taking different perspective in answering research questions. So both statements are correct, that is option A, option 1 is correct. Okay, यहाँ मैंने लिखा भी है, triangulation refers to the use of multiple methods or data sources in qualitative research to develop a comprehensive understanding of phenomena. किसी भी डेटा की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो ताकि रिसर्च मेरा अच्छा हो, लोगों तक जो भी मेरा रिसर्च पेपर जो मेरा पढ़ रहे हैं उनको लगे कि हाँ रिसर्च जो किया वो ऑथेंटिक है, उसकी ऑथेंटिसिटी को वो डिस्क्राइब करें। सो ये होता है ट्रायंगुलेशन। चलो लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलैरिटी एलिमेंट्स इन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो क्वांटिटेटिव में भी आता है एज वेल एज क्वालिटेटिव में भी आता है? ओके, क्वांटिटेटिव क्या होता है? जो नंबर्स के टर्म में जो मेजर्स करते हैं जिनको। क्वालिटेटिव होता है जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देता है, जैसे हमारा फोकस ग्रुप हो गया, ओके, जो कि हमारा रिस्पॉन्सेस हो गया, हम सर्वे करने जाते हैं तो अलग अलग जगह से हमको रिस्पॉन्सेस मिलता है, केस स्टडी होता है, ये सब एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देता है एक फिनोमेना की, तो वो होता है मेरा क्वालिटेटिव रिसर्च। तो हमको ऐसे एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं जो क्वांटिटेटिव में भी आए एज वेल एज वो क्वालिटेटिव में भी प्रेजेंट हो। सो देखेंगे आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चंस, प्रेफरेंस टू मैक्रो डेटा, डू नॉट सफ़र फ्रॉम इशूज ऑफ एरर, इंपॉर्टेंस टू ट्रांसपेरेंसी, एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरिएशन। सी दोनों ही रिसर्च में हम क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं, वेदर इट इज़ क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव, हम क्या करते हैं? हम एक्सप्लोर करते हैं, तो एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरिएशन होगा। सेकेंड है इम्पॉर्टेंस टू ट्रांसपेरेंसी। यस, आपका जो डेटा है वो एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन 4 भी होगा, ऑप्शन 5 भी होगा। देन नेक्स्ट है हमारा डू नॉट सफ़र फ्रॉम इशूज़ ऑफ एरर। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ एरर तो हमेशा आते हैं, इन एरर को हमें क्या करना पड़ता है? रेक्टिफाई करना पड़ता है। प्रेफरेंस टू मैक्रो डेटा, इसमें माइक्रो डेटा भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि हम एग्रीगेट लेते हैं। मैक्रो क्या हुआ? एग्रीगेट मीन्स सम ऑफ ऑल, सारी चीज़ों को मिला के जो हम करते हो उसको क्या कहते हैं? मैक्रो। बट माइक्रो क्या होता है? माइक्रो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्टडी अगर हम करते हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो गया, एक पर्टिकुलर ग्रुप हो गया, जिसमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ों की स्टडी करते हैं उसको माइक्रो कहते हैं। तो दोनों ही माइक्रो मैक्रो डेटा यूज़ होता है। आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चंस, हाँ, कोई भी रिसर्च करिए आप, आपको जवाब तो देना ही होगा, आपको अकाउंटेबल तो होना ही होगा, इसीलिए ऑप्शन 1, 4 एंड 5, ऑप्शन सी मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगेन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। पॉजिटिविज्म सेज दैट science need not to be free from speculative and metaphysical approaches, whereas statement 2 क्या कहता है? positivism is suitable for natural sciences. See,
ये पॉजिटिविज्म क्या कहता है? पॉजिटिविज्म ये कहता है कि पॉजिटिविज्म मेरा क्या अर्लियर कॉन्सेप्ट है। ये किस पे? ये हमारा जो होता है ये थियोलॉजी पे बेस्ड होता है, मीन्स सर्टेनिटी पे बेस्ड होता है कि पॉजिटिविज्म मीन्स कोई जो चीज़ है वो सर्टेन है। वेयर एज जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है मेरा, इसी को ऑपोजिट अगर आप देखोगे, पोस्ट पॉजिटिविज्म ये क्या बताता है? ये बताता है मेरा कि साइंस के आगे भी कुछ चीज़ें हैं, हर कॉन्सेप्ट को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये क्रिटिसिज्म बताता है पॉजिटिविज्म का, क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। ओके, सो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पॉजिटिविज्म सेज दैट साइंस नीड नॉट टू बी फ्री फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव एंड मेटाफिजिकल अप्रोचेस। नहीं, ऐसा नहीं है, दे नीड टू बी फ्री फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव एंड मेटाफिजिकल अप्रोचेस। स्टेटमेंट टू, पॉजिटिविज्म इज सूटेबल फॉर नेचुरल साइंसेस। हाँ, ये सही है। पॉजिटिविज्म क्या है? नेचुरल साइंसेस है। तो हमारा क्या होगा? ओनली बी इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा। पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में बहुत डिफरेंस है। पॉजिटिविज्म जो होता है आपका, मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, पॉजिटिविज्म एज वेल एज पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म ये साइंस को मानता है और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या मानता है कि जो भी साइंस है मेरा, साइंस के आगे भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, जैसे जो बिलीफ है हमारे रिलीजियस, इसके आगे भी बहुत कुछ चीज़ें हैं कि जो भी है हमारा इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, ये लॉजिक भी देता है एज वेल एज साइंस भी देता है। पॉजिटिविज्म में क्या होता है? इसमें डिडक्टिव यूज़ करते हैं हम, हमारे पास एक ऑलरेडी थ्योरी बनी होती है। पोस्ट पॉजिटिविज्म में हम इंडक्टिव यूज़ करते हैं। जो इसमें होगा इसका ऑपोजिट होगा पोस्ट पॉजिटिविज्म में। ये ऑब्जेक्टिव डेटा लेता है, ये सब्जेक्टिव लेता है। ये बहुत पुराना मेथड है, ट्रेडिशनल है। तो ये क्या है मेरा? ये मेरा इंटायरली न्यू मेथड है, न्यू फॉर्म है। ओके, ये नेचुरल साइंस पे बेस्ड करता है, जो कि अभी ऊपर आपने पढ़ा। और ये किस पे बेस्ड करता है? ये आपका सोशल साइंस पे बेस्ड करता है। इसमें जो रोल होता है वो बहुत लिमिटेड होता है रिसर्च का, इसमें जो रोल होता है अनलिमिटेड होता है। ऐसे कुछ है, कुछ और भी बहुत सारे इसमें डिफरेंसेस है। ये कंट्रोल्ड होता है, वो अनकंट्रोल्ड होता है। तो पॉजिटिविज्म ये कहता है कि साइंस जो है वो साइंस है, हम साइंस को ही मानते हैं। बट पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है कि नहीं, साइंस के आगे भी कुछ चीज़ें हैं जिनको मानना पड़ता है। सो इस वजह से हमारा क्या होगा? स्टेटमेंट 2 करेक्ट होगा, नेचुरल साइंसेस। और पॉजिटिविज्म सेज दैट साइंस नीड टू बी फ्री फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव एंड मेटाफिजिकल अप्रोचेस। यहाँ नॉट टू बी दे दिया, इस वजह से स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन 4 होगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस? कंटेंट एनालिसिस का क्या एग्जाम्पल है? पहले तो हम ये जानेंगे कंटेंट एनालिसिस है क्या। कंटेंट एनालिसिस सबसे पहले तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है, क्योंकि हम इसमें कंटेंट देख रहे हैं, ठीक है। कंटेंट है मेरा क्या? टेक्स्ट है। हम क्या इन्फरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज मेरे पास कोई टेक्स्ट है, कोई स्टेटमेंट है, उसका जो है उसका हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, मेरा कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, ये क्या होता है? ये कंटेंट एनालिसिस होता है। ये एक सिस्टमैटिक रिसर्च मेथड है जिसमें हम एनालाइज करते हैं हमारा कंक्लूजन, हम इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश करते हैं अलग अलग टेक्स्ट से, अलग अलग स्टेटमेंट से। ओके, जैसे इंटरव्यूज़ हो गया, इंटरव्यूज़ आप लेते हो तो क्या निकालते हो? अब उसका रिजल्ट फाइंड आउट करते, एंड में क्या कंक्लूजन है वो निकालते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स है, कोई डॉक्यूमेंट्री जो बनता है, अब क्या कंक्लूजन निकालते हो, एंड में क्या निकला। सो ये क्या करता है? ये कैटेगराइज करता है, ये कंपेयर करता है, अलग अलग एनालाइज करता है और उसके बाद फिर कंक्लूजन निकालता है। तो इसमें एडवांटेजेस पूछ रहा है कि एडवांटेजेस क्या क्या है। ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड है, नॉन रिएक्टिव मेथड, फ्लेक्सिबल मेथड, मेथड दैट डज नॉट नीड अ कोडिंग मैनुअल, method that is free of any kind of framework. See, does not need a coding manual. इसमें क्या कोडिंग क्या हो गया? एक तरह से मेरा क्वांटिटेटिव हो गया। ओके, तो मेरा ऑप्शन इसमें क्या क्या है? ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल मेथड भी होता है,
फ्लेक्सिबल मेथड के बाद और क्या है मेरा, नॉन रिएक्टिव मेथड है। इसमें हम रिएक्शन नहीं देते। क्वांटिटेटिव हम तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, बट क्वालिटेटिव में हमें सबकी बात सुननी पड़ती है, हम तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे। सो 1 2 3 ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट है। क्वालिटेटिव रिसर्च टू बी कंसिडर्ड ओवर हियर। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द मेजर एथिकल एस्पेक्ट ऑफ सर्वे बेस्ड रिसर्च आर, अगेन एथिक्स पूछ रहा है कि एथिनिसिटी है कि नहीं है, कितना ये एथिकल है, ठीक है। सिंपली इसमें एथिकल पूछ रहा है कि अनएथिकल ना हो, जो चीज़ें आपकी एथिकल हो आपको वो बस फाइंड आउट करना है। प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हार्म, हाँ ये एथिक्स का है। पब्लिसाइज एंगेजमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नहीं आप पब्लिसाइज नहीं कर सकते हो कि मेरे ये पार्टिसिपेंट है, हमने यहाँ से लिया, हमने वहाँ से सिलेक्ट किया, नहीं। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ पीपल, ओके। नॉट टू इफेक्ट इंडिविजुअल प्राइवेसी, ये भी है। यूज़ इंडिविजुअल प्राइवेसी फॉर प्राइवेट प्रॉफिट, नहीं ये बिल्कुल गलत है। सो मेरा क्या क्या 1 3 एंड 4, वेट डी 1 एंड 4, ओके। व्हाट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ पीपल, ओके 1 तो होगा 4 होगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ पीपल, ओके। हम यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं ना, हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे। बहुत अलग अलग स्टार्टर्स हम बनाएंगे तो उसमें हम क्या, उसमें हम डिफरेंसेस निकालेंगे, नहीं, हमें सबको इक्वल लेके चलना होगा। इसीलिए यहाँ पे डिस्टिंग्विश दिया, इस वजह से ऑप्शन 3 नहीं होगा, ऑप्शन 1 और 4 होगा, दैट इज ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट, वर्चुअल एथनोग्राफी इज लोकेटेड इन, सी वर्चुअल बात कर रहा है, ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया, मीन्स रियल जैसे ही एक इन्वायरमेंट होता है, तो वो किस चीज़ का, वो टेक्निकल इन्वायरमेंट का पार्ट है, वर्चुअलिटी। वन ऑफ द एम्स ऑफ क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस इज टू, अगेन क्वालिटेटिव डेटा पे क्वेश्चन है, एक्सपैंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट और मटीरियल, एनालाइज द रिसर्चर्स क्रेडेंशियल्स, डिस्क्राइब अ फेनोमेनन, फोकस ऑन बाइनरी डिसेक्शन। सो हम एक फेनोमेना, एक डेटा को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, क्या मेरा फेनोमेनन है। सो ऑप्शन 3 होगा करेक्ट आंसर। When a variable leads to a spurious interpretation of research results, it is called, see spurious होता है मीन्स आप कह सकते हो कि ओरिजिनल नहीं है, जो बहुत फेक है, जो डुप्लीकेट है। तो कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो फेक है, जो हमारे जो रिसर्च में ऐड तो किया जाता है, काउंट तो करते हैं, लेकिन उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो कौन सा रिसर्च होता है, वो होता है कन्फाउंडिंग वेरिएबल, ओके। कन्फाउंडिंग वेरिएबल होता है कि इसका जो प्रेजेंस है, होना तो नहीं चाहिए बट ये किसी ना किसी वजह से ये प्रेजेंट हो जाता है, ये इफ़ेक्ट डालता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे एज वेल एज डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ये दोनों ही वेरिएबल पे इफ़ेक्ट डालता है कन्फाउंडिंग वेरिएबल, ओके। सो ऑप्शन 4 होगा इसका, जो स्प्यूरियस है, जो फेक है, कन्फाउंडिंग वेरिएबल। और याद रखना एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो होता है इसी का ही पार्ट है ये कन्फाउंडिंग वेरिएबल, बट एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो होता है मेरा सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट डालता है, बट कन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है मेरा दोनों पे इम्पैक्ट, दोनों पे इसका इफेक्ट पड़ता है, इंडिपेंडेंट पे एज वेल एज डिपेंडेंट पे। वो एक पे इफेक्ट डालता है, ये दोनों पे इफेक्ट डालता है, कौन, कन्फाउंडिंग वेरिएबल। चलो ऑप्शन 4, द एज ऑफ अ रेस्पोंडेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, एज पूछा गया है मीन्स सिर्फ एक वेरिएबल है, एक आइटम है। सो एक वेरिएबल जहाँ एक की बात होती उसको हम क्या कहते हैं, मोनेडिक कहते हैं। तो ऑप्शन 2 का, जहाँ 2 की बात होगी उसको हम डायडिक कहेंगे, बट यहाँ पे एज पूछा गया है सिर्फ एक फेनोमेना, तो मोनेडिक होगा। अगर पूछा जाता एज एंड क्लास ऑफ रेस्पोंडेंट तो फिर हम डायडिक लेते, बट यहाँ पे एज है, सिर्फ एक चीज़ के बारे में पूछा है, इसीलिए मोनेडिक। Which of the following are disadvantages of qualitative research? See, again and again qualitative research, quantitative research, variables, ये सब पे आपको कंटिन्यूसली आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे हर 2-3 स्लाइड्स के बाद। सो इसीलिए क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से कवर करना। मैंने वीडियो करा रखी है जिसमें 30 to 32 टाइप्स ऑफ रिसर्च है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, 3 पार्ट्स में वो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, ओके। बहुत ही एकदम क्रिस्प तरीके से उस पर मैंने करा के रखा है।
तो डिसएडवांटेजेस पूछ रहा, क्वालिटेटिव रिसर्च का डिसएडवांटेजेस क्या है? टू सेंसिटिव टू द कॉन्टेक्स्ट, ओपन टू डिबेट, टू सब्जेक्टिव, हाँ सब्जेक्टिव बहुत होता है, जनरलाइज नहीं कर पाते क्योंकि क्वालिटेटिव है, सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं, ठीक है, सबके अलग अलग थॉट प्रोसेस होते हैं, सबके अलग अलग डेटा होता है, हम नहीं जनरलाइज कर पाते। इशू ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मीन्स रिपीटेड, ठीक है, आप इसको बार बार रिपीट नहीं कर सकते हो इसको बार बार, सो इशू ऑफ रेप्लिकेशन ये भी होता है। तो 3, 4, 5 ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द सैम्पल साइज ऑफ अ प्रोजेक्ट? अगर किसी प्रोजेक्ट का सैम्पल साइज है वो किस लिए, किन किन फैक्टर्स की वजह से वो इन्फ्लुएंस होता है? मेरे प्रोजेक्ट का क्या टाइप है उसके वजह से इन्फ्लुएंस होता है, किस टाइप का हम प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, मेरा प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, रीज़न क्या है, तो टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट, प्रीवियस रिसर्च इन द एरिया, उस एरिया में पहले कितना रिसर्च हो चुका है, मेरे को कितना रिसर्च करना है। सो ये तीनों ही फैक्टर्स जो हैं वो सैम्पल साइज डिसाइड करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का। सो 1, 2 and 3 दैट इज ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन यूजिंग द हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च पैराडाइम विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट? डिडक्टिव इंडक्टिव ऑलरेडी हम करा चुके हैं, ठीक है। डिडक्टिव क्या है, मेरे पास एक सिंपली एक थ्योरी होती है, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और इंडक्टिव क्या है, इंडक्टिव हम एक थ्योरी, हम फाइनली हम एक थ्योरी का क्रिएशन करते हैं। सो इसमें आपको सिंपली इसमें प्रोसेस पूछ रहा है, सीक्वेंस पूछ रहा है। आप पहले क्या करोगे, आप पहले हाइपोथेसिस बनाओगे, टेस्ट करोगे, अराइविंग एट जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, की इस्टेब्लिशिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस मेकिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अराइविंग एट जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, हाइपोथेसिस मेकिंग और फिर इस्टेब्लिशिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। ये तो उल्टा हो गया, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस को फिर बनाएंगे, कि पहले बनाते हैं तब टेस्ट करते हैं, ये भी उल्टा हो गया, ये कैंसिल। बट ऑप्शन 1 और 2 में क्या है, पहले एक प्रॉब्लम हम स्टैब्लिश करेंगे, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, टेस्ट करेंगे और फिर कंक्लूजन और जनरलाइजेशन पे जाएंगे। फर्स्ट है हाइपोथेसिस बनाएंगे, टेस्ट करेंगे, जनरलाइज करेंगे और कंक्लूजन निकालेंगे। सो ऑप्शन 1 मेरा करेक्ट होगा। ऐसे तो मेरे दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सीधे हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च पैराडाइम पूछा है। मींस जो आपने ऑलरेडी सब कर दिए, आप हाइपोथेसिस के बेसिस पे आप सीक्वेंस बनाना चाह रहे हैं। सो हाइपोथेसिस के बेसिस पे सीक्वेंस कब बनाओगे, आपने ऑलरेडी वो प्रॉब्लम स्टैब्लिश कर लिया, उसके बाद कई स्टेप आप लोगे ना। हाइपोथेसिस पे आप कब स्टेप लोगे, हाइपोथेसिस बनाओगे, वो आपका पहला स्टेप होगा। सो इस वजह से ऑप्शन 1 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट है, इन विच रिसर्च डिज़ाइन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सिलेक्टेड रादर दैन मैनिपुलेटेड? कौन से रिसर्च डिज़ाइन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम सिलेक्ट करेंगे मैनिपुलेट करने के बजाय? हम 2 वेरिएबल्स होते हैं मेरे, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट को हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और इसका जो रिजल्ट है किस पे देखने को मिलता है, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो इसलिए कहा गया है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसमें है जिसको हम सिलेक्ट करेंगे मैनिपुलेट करने के बजाय। तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे, किस रिसर्च में सिलेक्ट करेंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो में। क्यों? क्योंकि आफ्टर द फैक्ट की प्रॉब्लम है, कोई चीज़ हो चुका है, उसके बाद कोई चीज़ अकर हो चुका है, उसके बाद हम फाइंड आउट कर रहे हैं रिजल्ट। तो इसीलिए हम इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैनिपुलेट तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये जो रिसर्च है, ये जो हैपनिंग है, ये ऑलरेडी हो चुका है। अब हमको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ये रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसके बाद की चीज़ हमको निकालनी है। तो इसीलिए हम मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो। ओके, अब जैसे सपोज़ हमको मेरे को देखना है कि हमारे कंट्री में कितने ब्लाइंड पीपल हैं, अंधे लोग कितने हैं हमारी कंट्री में। सो ऐसा तो नहीं है तो कि हम लोगों को पहले अंधा करेंगे, उनको ब्लाइंड करेंगे, फिर उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो ऑलरेडी जो ब्लाइंड पीपल अवेलेबल है हमारे कंट्री में, हम उन पे रिसर्च करेंगे। सो ऑलरेडी जो ब्लाइंड पीपल अवेलेबल हैं वो क्या हो जाएगा, वो मेरा
वो मेरा फैक्ट हो जाएगा, वो ऑलरेडी वो हो चुका है, वो हैपनिंग, वो अकरेंस ऑलरेडी हो चुका है, हम उसके बाद का रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। सो एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है, जो ऑलरेडी हो जाता है उसके बाद की चीज़ें हम निकालते हैं, उसके बाद आफ्टर द फैक्ट, उसके बाद का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लोरेशन करते हैं, वो होता है मेरा एक्स पोस्ट फैक्टो। ठीक है, पोस्ट मीन्स, एक्स मीन्स जो ऑलरेडी पुराना, जो हो चुका है। सो इसीलिए इसमें हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको सिलेक्ट करते हैं मैनिपुलेट करने के बजाय। और अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ओके, ये सारे जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है ना, एक्सपेरिमेंटल, एक्स पोस्ट फैक्टो, डिस्क्रिप्टिव, एक बात मेरी ज़रूर मानना, और कुछ देखो ना देखो, वो 30+ टाइप्स है ऑफ रिसर्च मेथड्स, रिसर्च जो भी है, वो वीडियो आप प्लीज़ जाके देख लेना। मेरा एक बार आप बात मानिए, वो वीडियो आप देखिए जाके। हर वीडियो में मैंने 10-10 टाइप्स कराए हैं, 10-11 टाइप्स हर ईच वीडियो में कराया कंप्लीट। सो प्लीज़ आप कम से कम वो वीडियो जाके देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, नहीं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे, रिसर्च की प्लेलिस्ट में आपको 30+ टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स आपको थंबनेल मिल जाएगा। वो प्लीज़ तीनों पार्ट आप देख जाओ, एक बार आप देख जाओ, आपका जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है ना एकदम बहुत ही क्लियर हो जाएगा, एकदम बहुत अच्छा ग्रिप बन जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सारा डिटेल मैंने दे दिया है और इसकी PDF जो है टेलीग्राम में डाल दूँगी, सो आप वहाँ से जाके आप पढ़ लेना। ओके, चलो 16 क्या है, विथ रेफरेंस टू लिकर्ट टाइप स्केल द करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शंस इंक्लूड Likert type scale can be performed without a panel of judges, are not considered reliable, takes more time to construct. Each statement in Likert type scale is given an empirical test for discriminating ability. Likert type scale can be used in respondent centered studies. Okay, so इसका आंसर है that is option C. Likert scale type can be performed without a panel of judges. Each statement in Likert type scale is given an empirical test for discriminating ability. और 1, 4, 5 Likert scale क्या है वो देख लेते हैं। A Likert scale is used to measure opinions. आपके क्या ओपिनियन है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आपका बिहेवियर, आपके एटीट्यूड, आपका इमोशंस, आपका फीलिंग्स, इन सब चीज़ों को जो मेजर करता है वो कौन सा स्केल होता है, Likert स्केल होता है। इट इज़ ऑफन फाउंड ऑन, जैसे सर्वे कर रहे हैं हम, सर्वे करते हैं ना, तो बहुत लोग से जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे वो आंसर तो कुछ और देंगे, बट उनके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलेगा कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं। सो ये क्या होता है, ये Likert स्केल एक तरह का होता है जो मेजर करता है सारी चीज़ों को। फॉर्म्स हो गया क्वेश्चनर्स के थ्रू, दैट मेजर्स हाउ पीपल फील एंड लेवल ऑफ अग्रीमेंट। सो इसमें पूछा गया है करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शंस, इनमें से कौन सा जो Likert टाइप स्केल से मैच करता है। पैनल ऑफ जजेस के बिना ये आप खुद से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसमें जज की कोई ज़रूरत नहीं है। ईच स्टेटमेंट इन Likert स्केल टेस्ट गिवन एम्पेरिकल टेस्ट देता है, ताकि आप उस एबिलिटी को आप डिस्क्रिमिनेट कर पाओ कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, किसका क्या एटीट्यूड है। ओके, और ये रिस्पॉन्डेंट सेंटर्ड स्टडीज़ मेनली आप रिस्पॉन्डेंट्स के लिए। सो 1, 4 एंड 5 इसका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है the type of research in which the researcher gains familiarity with the phenomena or to achieve new insights into it is known as C. New insights, ऑलरेडी यहाँ पे कीवर्ड दे दिया है। न्यू insights हम किस में फाइंड आउट करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी। इसमें हम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं ना, नई नई चीज़ों को हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं, फाइंड आउट करते हैं। सो न्यू insights बोला गया है तो कीवर्ड है, आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, दैट इज़ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी, जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं, नई नई चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब जिसमें रैंडम चांसेस होते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी होता है जो हम जजमेंट के बेसिस पे जो हम सिलेक्ट करते हैं सैम्पल। तो क्लस्टर सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक, स्नोबॉल, कोटा। सो कोटा, स्नोबॉल, जजमेंटल, ये क्या है, ये तीनों मेरे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स हैं, दैट इज़ B, D एंड E, ऑप्शन 2।
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स बेस्ट डिस्क्राइब एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन रिसर्च। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इट इज़ द कॉज इन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हाँ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, कॉज होता है। और इफेक्ट कौन सा होता है मेरा, इफेक्ट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये कारण होता है और इसके चलते इस पे क्या प्रभाव पड़ा, वो डिपेंडेंट। ऑप्शन ए होगा। इट इज़ द इफेक्ट इन द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, नहीं ये नहीं होगा। इट इज़ द कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ मैनिपुलेटेड इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। यस, जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। सो ऑप्शन सी भी होगा मेरा। इट इज़ द वेरिएबल विच इज़ प्लेस्ड अंडर कंट्रोल, नहीं, अंडर कंट्रोल किसको करते हैं हम, डिपेंडेंट वेरिएबल को। ये अंडर कंट्रोल रहता है इंडिपेंडेंट के, ठीक है। विच इज़ प्लेस्ड अंडर कंट्रोल, हम इंडिपेंडेंट को नहीं, हम डिपेंडेंट को कंट्रोल में रखते हैं। ओके, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वेरिएबल, नहीं ये भी डिपेंडेंट होता है। सो ए एंड सी मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन 3। ओके, ये सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर दैट आर मैनिपुलेटेड or changed by researchers and whose effects are measured and compared. Okay, the other name for independent variable क्या है, predictor है। independent variable predict करता है, forecast करता है values को। it is the cause, its value is independent of other variables in your study। how long you sleep, आप कितना देर सोते हो, इसका जो इफेक्ट है किस पे दिखता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे दिखेगा। आप कितना देर सोगे वो डिपेंड करेगा आपके टेस्ट के स्कोर पे। सपोज़ आपको टेस्ट में बहुत कम स्कोर आया, आपने 20 आउट ऑफ 100 आप लाए और आप सोए आप 4 घंटा। सो जितना देर आप सोगे उतना कम आपको स्कोर आप कर पाओगे टेस्ट में। सो ये क्या है, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इफेक्ट जो पड़ा है टेस्ट स्कोर पे वो क्या है, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये सारा डिपेंडेंट वेरिएबल का है, आप पढ़ लेना। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्म्स aims primarily at putting to the theoretical advances with an eye on exploring the potential for generalizability। generalizability सबसे बड़ा कीवर्ड आपको यहाँ पे मिल गया है, क्या है, generalizability। generalizability किस में होता है, हम कौन सी ऐसी रिसर्च है जिसको हम जनरलाइज कर पाते हैं, बताओ। अप्लाइड रिसर्च है ना, पढ़ा था ना हमने कि ये जनरलाइज कर पाते हैं ये रिसर्च को हम। ओके, यस, ऑप्शन 4 क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर। अप्लाइड रिसर्च क्या है, ये बेसिक रिसर्च का ऑपोजिट है और ये मेनली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे काम आता है। अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड है ना, वर्ड से ही क्लियर है कि हम अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रहा है इस रिसर्च का। एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च है और इसमें हम किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे काम करते हैं और इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो जनरलाइज होता है सब पे। दैट इज अ जनरलाइजेबिलिटी मीन्स अप्लाइड रिसर्च। हैंसफोर्थ ऑप्शन 4 होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, सो यस, आपके ये आज के ये 20 क्वेश्चंस थे। होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और प्लीज़ आई हाईली रिक्वेस्ट यू टू वॉच 30+ टाइप्स ऑफ रिसर्च की जो वीडियो है उसको प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैंने हर रिसर्च के 5 से 6 स्टेटमेंट्स बनाए हैं, प्रिपेयर किए हैं, तो उन स्टेटमेंट्स के थ्रू आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी कि इस टाइप ऑफ रिसर्च में क्या चीज़ें आती हैं। एकदम कीवर्ड्स उसमें दे रखा है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो। एक बार कम से कम आप देखिए वो वीडियो को, ठीक है। और ये वाली वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो आप उस लिंक के थ्रू आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2022 के कोई और यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, गुड बाय, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।